हेलो नमस्कार दोस्तों, नोवेल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर मैं एसके कुशवाहा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो है हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएसओ एग्जाम्स में जो आपके इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स आज लेकर के चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्लियर करते हुए चलेंगे और इसकी जो पर डे पीडीएफ भी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाया करेगी। और ये जो पीडीएफ है आपको किसी को शेयर नहीं करना है, एक बात याद रखिएगा, किसी को भी शेयर नहीं करना है, बिकॉज ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ओनली पेड मेंबर्स के लिए हैं जिन्होंने मेंबरशिप परचेज की है। तो यदि आपने परचेज की है तो आप ही देख पाएंगे, अदरवाइज अदर जो स्टूडेंट होंगे वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए ख्याल रखना है जो पीडीएफ आपको मिल रही है वो किसी को शेयर नहीं करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से जो उसको पूछना है, लॉ ऑफ डिमांड एंड यूटिलिटी एनालिसिस। तो हम इसमें जो है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे आज। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिमांड क्या है, यानी कि मांग क्या है। डिमांड को जानेंगे। डिमांड यानी कि मांग जो होती है उसको कहते क्या है, इसका मतलब क्या होता है मांग का। तो मैं बता दूं अर्थशास्त्र में डिमांड यानी कि मांग का तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु या सेवा की उस संभव मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में एक निश्चित मात्रा में मांग करता है। समझिएगा ध्यान से, डिमांड का मतलब क्या है, यदि कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में उस वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा में डिमांड करता है या मांग करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये हुआ डिमांड। अब डिमांड जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज की आवश्यकता है, ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर हमने क्या किया, रामलाल ने एक जो है टीवी उसको चाहिए, क्या चाहिए, टीवी चाहिए। तो ये उसकी आवश्यकता है, एक टीवी चाहिए, दो टीवी चाहिए, ये क्या हो गई, मात्रा हो गई। कब चाहिए, कितने समय के अंदर चाहिए, तो ये क्या होता है, डिमांड कहते हैं, मांग कहते हैं अर्थशास्त्र में। अब अर्थशास्त्र में मांग जो है वो हम कितनी प्रकार से करें, मतलब मांग जो है कितनी प्रकार की होती है, हम किसके अनुसार, मांग के अनुसार, डिमांड के अनुसार। मांग क्या है, देखिए मांग एक दो प्रकार की हम कह सकते हैं। एक होती है आपकी व्यक्तिगत मांग, क्या होती है, व्यक्तिगत मांग, क्लियर हुआ। दूसरा है आपका बाजार मांग, दूसरा क्या होगा, बाजार मांग होगा। देखिए व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर क्या होता है। व्यक्तिगत मांग का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को, इंडिविजुअल पर्सन को कोई एक वस्तु या सेवा की आवश्यकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग कहेंगे। किसी एक वस्तु की एक व्यक्ति को आवश्यकता है उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग कहेंगे। लेकिन एक ही वस्तु याद रखिएगा, एक ही वस्तु या सेवा की कई लोग डिमांड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, बाजार मांग बन जाती है। समझिएगा ध्यान से, व्यक्तिगत मांग किसको हम कहेंगे, एक व्यक्ति के द्वारा एक वस्तु या सेवा की मांग की गई है उसको हम कहेंगे व्यक्तिगत मांग। और एक ही वस्तु या सेवा की कई लोगों ने मांग की है तो हम उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुल व्यक्तिगत मांगों का योग क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा बाजार मांग। क्या कहलाएगा, बाजार मांग कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग में अंतर क्या है। अब आते हैं हम परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन किसकी बात करते हैं, किसकी, मांग के नियम की। अभी हमने मांग का अर्थ समझा। मांग के अर्थ का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय में किसी वस्तु या सेवा की निश्चित मात्रा मांगी गई है, वो कहलाती है मांग। ठीक है, मांग दो प्रकार से हो सकती है, एक व्यक्तिगत मांग हो सकती है और एक बाजार मांग हो सकती है। अभी मांगों के प्रकार हम पढ़ेंगे। व्यक्तिगत मांग क्या होगी, एक व्यक्ति के द्वारा एक वस्तु या सेवा की मांग की जाए, व्यक्तिगत मांग कहलाएगी। बाजार मांग जो होगी, एक ही वस्तु के लिए कई व्यक्तियों ने मांग की है, उसको बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग बराबर होता है टोटल
इंडिविजुअली डिमांड, यानी कि कुल व्यक्तिगत मांगों का योग हम क्या होगा, बाजार मांग कहलाएगा। अब मांग का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं मांग का नियम क्या कहता है। मांग का नियम, मांग का नियम, देखिए मांग का नियम क्या है, सीधे सीधे शब्दों में बता दें आपको। मांग का नियम कहता है कि यदि वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है, वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा, उसकी मांग कम होगी। यदि वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होगी। क्लियर हुआ। और इसी प्रकार से यदि वस्तु या सेवा की मांग सेवा की कीमत क्या होती है, घटती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। मैं वो भी लिख दे रहा हूं। और यदि वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी या बढ़ती है। क्लियर हुआ। ये आपका मांग का नियम है। यदि जो देखो हम भी वही फॉलो करते हैं, आप जो है प्रतिदिन इस मांग के नियम का फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु या सेवा की बाजार में कीमत बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको लेने के लिए कम लोग आएंगे। क्लियर हुआ। और यदि उस किसी वस्तु या सेवा की कीमत घट जाती है या कम होती है तो हम क्या करेंगे, उस वस्तु को लेने पहुंच जाएंगे, अर्थात उस वस्तु को लेने के लिए ज्यादा लोग आएंगे। तो ये मांग का नियम कहता है। अब मांग के नियम की मान्यताएं हैं, 6 मान्यताएं हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। 6 मान्यताएं, मांग के नियम की मान्यताएं। देखिए इस नियम की मान्यताएं क्या है। पहला जो आपका है, पहला है उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। याद रखिएगा, ये 6 मान्यताएं आपको अच्छे से नोट कर लेनी, याद कर लेना है। मांग के नियम की पहली मान्यता क्या है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। दूसरा, उपभोक्ता को रुचि, आदत और प्रचलित फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो उसकी आदत है या फैशन है वो प्रचलित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये मांग का नियम क्या होगा, लागू होगा। चौथा है भविष्य में वस्तु की पूर्ति की बदलाव की कोई प्रत्याशा नहीं होती है, यानी कि भविष्य में इस वस्तु की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो वहां पर ये नियम लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। अब कहां नहीं लागू होगा वो भी हम आगे इसी में चर्चा करेंगे। आय के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, आय के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा आपको यानी कि व्यक्ति को आय दी जा रही है सेम वैसे चल रहा है, कोई परिवर्तन कम या ज्यादा आय उसको बांटा नहीं जा रहा। यदि आय में परिवर्तन होगा तो फिर यहां पर लागू नहीं होगा। अगला है जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि देखो जनसंख्या में यदि परिवर्तन होगा तो वस्तु यदि कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्लियर है ना, डिमांड ज्यादा होगी तो क्या हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है। तो जनसंख्या में क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये 6 मान्यताएं हैं इस नियम की। इन 6 मान्यताओं को आपको अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 6 मान्यताएं हैं, याद रखिएगा इनको। अभी ये नियम लागू होंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब है मांग की क्रियाशीलता के कारण, मांग की क्रियाशीलता के कारण। अब इस थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं कि मांग के जो है वो मांग के प्रकार कितने हैं। ठीक है, मांग के प्रकार कितने हैं, तो पहला हम देख लेते हैं। मैं यहां से ये हटा देता हूं। चलिए, पहला है नकारात्मक मांग, नकारात्मक मांग। ठीक है, नकारात्मक मांग, मांग के हम यहां पर प्रकार पढ़ रहे हैं। नकारात्मक मांग। नंबर 2 शून्य मांग, शून्य मांग क्या होती है सारी चीजें बता रहा हूं। नंबर 3 है आपका गिरती हुई मांग, गिरती हुई मांग। नंबर 4 है आपका अनियमित मांग, अनियमित मांग। और नंबर 5 है आपका बेलोच मांग, बेलोच मांग। देखिए अब
नकारात्मक मांग क्या होती है? देखिए, नकारात्मक मांग का मतलब क्या है? जहां पर वस्तु, यदि मार्केट में वस्तु की मात्रा ज्यादा है, मार्केट में वस्तु की मात्रा ज्यादा है, उसको लेने वाले कम हैं, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? नकारात्मक मांग कहेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो उत्पादक होता है वो सही से एनालिसिस नहीं कर पाता है, बाजार में ज्यादा माल भेज देता है और उसको लेने वाले कम होते हैं, तो यहां पर आप उसको घाटा सहना पड़ेगा। क्या सहना पड़ेगा? घाटा सहना पड़ेगा दुकानदार को या पूर्तिकर्ता को, हम कह सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? नकारात्मक मांग कहेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा है आपका शून्य मांग। देखिए, शून्य मांग का मतलब क्या होता है? बाजार में ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई मांग ना हो, बाजार में ऐसी वस्तुएं जिनकी कोई मांग ना हो, उनको हम क्या कहेंगे? शून्य मांग कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी वस्तुएं जिनकी शून्य मांग हो, बाजार में ना के बराबर होती हैं। ठीक है, ना के बराबर होती है शून्य मांग। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिनकी बाजार में कोई मांग ना हो, तो कुछ होती हैं लेकिन कैसी? ना के बराबर। तो शून्य मांग समझ में आ गया, जिनकी कोई बाजार में मांग नहीं हो। गिरती हुई मांग, ऐसी वस्तुएं या ऐसी मांग, किसी वस्तु की क्या होता है, लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसकी मांग में कमी होने लगती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? गिरती हुई मांग। किसी वस्तु की मांग यदि धीरे धीरे डिक्रीज होती जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? गिरती हुई मांग कहेंगे। अनियमित मांग क्या होती है? अनियमित मांग, जैसे मान लीजिए कोई सीजन वाली वस्तुएं होती हैं, सीजन वाली, तो जब वो वस्तुएं आएंगी तो सीजन में ही उनको मांगा जाएगा, अदरवाइज उन वस्तु या सेवा की कोई मांग नहीं होगी या ना के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा जैसे शादी ब्याह होते हैं, ठीक है, टेंट लगता है, ठीक है, ये टेंट का है, सेवा किसके अंतर्गत आएगा? सेवा के अंतर्गत आएगा। तो जब सीजन होगा शादी ब्याह का, तो क्या होगा? यहाँ पर ज्यादा लोग टेंट की मांग करेंगे, और जैसे ही सीजन गया तो कुछ थोड़ा बहुत या ना के बराबर इनकी मांग होती है। तो ऐसी वस्तुएं जो समय समय पर मांगी जाए या हर समय प्रचलित ना हो, तो उनको क्या कहेंगे हम? अनियमित मांग कहेंगे। बेलोच मांग क्या होता है? देखिए, बेलोच मांग का मतलब, जनसंख्या कुछ बातें छोड़ दो, तो बेलोच मांग का मतलब होता है कि चाहे कोई सा भी सीजन हो, उनको ज्यों का त्यों रहना, उनको बदलना नहीं है, चाहे कीमत बढ़े चाहे कीमत घटे, कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए नमक, तो नमक की मांग जो होगी वो क्या होगी? बेलोच होगी। यहां पर आपने कितना भी आप महंगा हो जाए नमक, उतना तो आपको क्या करना, खाना ही है। तो बेलोच मांग का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो किसी परिस्थिति में, तो वहां पर आपकी हो जाएगी बेलोच मांग। अब हम आते हैं कि मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण पढ़ेंगे। मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण, मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण, क्रियाशीलता के कारण। देखिए, एक बात और बता दूं, वस्तु, मांग के नियम का एक और फॉर्मूला है, एक और चीज आपको याद रखनी है। वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत और वस्तु की कीमत और उसकी मांग, और उसकी मांग में कौन सा संबंध होता है, यदि ये आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। ठीक है भैया, विपरीत संबंध होगा वस्तु की कीमत और मांग की। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। यही डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग घटनी चाहिए, और यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग घटनी चाहिए, वस्तु की कीमत घट रही है तो उसकी मांग बढ़नी चाहिए। क्लियर है ना? तो विपरीत संबंध यहां पर स्थापित होगा वस्तु की कीमत और उसकी मांग में। अब वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध क्यों होता है, यही हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण क्या है। तो पहला कारण दोस्तों है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पहला है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? ह्रास का मतलब कमी होना।
सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है? देखो, सीमांत उपयोगिता का मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत सारी वस्तुएं, कोई एक वस्तु है उसका ज्यादा से ज्यादा उपभोग करता है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का ज्यादा से ज्यादा उपभोग करता है, तो उसकी यूनिट इकाई जो होगी, एक समय ऐसा आएगा कि वो वस्तु को लेने से कतराएगा। वस्तु को वो तभी लेगा जब उसको उन वस्तुओं से बहुत ज्यादा कम कीमत पर मिलेगा, तभी वो क्या करेगा, वस्तु को बाय करेगा, खरीदेगा। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति अधिकाधिक वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसमें ह्रास उत्पन्न होता है। ठीक है, ह्रास उत्पन्न होता है, फिर वो वस्तुएं खरीदना वो बंद कर देता है या कम, बहुत ज्यादा कम कर देता है। तभी खरीदता है जब उस वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा कम हो। दूसरा है इसके इंप्लीमेंट होने का आय का प्रभाव। क्या होता है? आय का प्रभाव। देखिए, आय का प्रभाव मतलब जब किसी व्यक्ति की जो आय होगी, किसी व्यक्ति की आय होगी, अपनी आय के हिसाब से ही वो वस्तुएं या सेवा को परचेज करेगा। एम आई राइट? तो यहां पर जो व्यक्ति की आय है वो बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करती है कि व्यक्ति की आय किस प्रकार की है, कितनी है, और वो वहां पर किस प्रकार से लागू करेगा अपनी वस्तुओं को खरीदने के लिए। आय बहुत बड़ा वो होगा। आय जो है, देखिए, आय का मतलब जब आपकी आय ज्यादा होगी तो आप ज्यादा वस्तुएं या सेवाएं खरीदेंगे, और आय कम हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, आप वस्तुएं कम खरीदोगे, लिमिट की वस्तुएं खरीदेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव। नंबर तीसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? जब किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है? कम होता है। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ठीक है, इसकी कीमत मान लीजिए 100 रुपए है और इसकी कीमत 300 रुपए है। इसकी कीमत 100 रुपए, इसकी कीमत 300 रुपए। तो क्या होगा? एक ही वस्तु है, एक ही प्रकार की वस्तु है, तो वो क्या करेगा, जो ज्यादा उसको इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए इसको ये चीज आवश्यकता थी उसकी, लेकिन वो चीज 100 रुपए में मिल रही है, तो वो इसको ना खरीद करके किसको खरीदेगा? 100 रुपए वाली वस्तु को खरीदने जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे आप जो है कार चलाते हो, ठीक है, गाड़ी है। अब गाड़ी में आप क्या डालोगे? गाड़ी में क्या डालते हो? पेट्रोल से चल सकती है गाड़ी, है किससे चल सकती है? पेट्रोल से। और मान लीजिए सीएनजी से चल सकती है। अब सीएनजी पेट्रोल कितने का है? 75 रुपीज पर लीटर, और सीएनजी मान लीजिए कितने का है? 60 रुपीज पर लीटर। अब आप क्या करोगे? पेट्रोल उसमें भरवाओगे या सीएनजी भरवाओगे? तो सीधी सीधी बात है, जो लोग होंगे वो सीएनजी वाले की तरफ जाएंगे कि चलो यार सीएनजी सस्ता है, इसी वाले को लेते हैं। तो ये होता है प्रतिस्थापन। तो वो पेट्रोल वाली गाड़ी ना लेकर के जो पॉसिबल होगा वो क्या करेगा? सीएनजी वाली गाड़ी लेने के प्रयास करेगा। तो ये हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव। एक वस्तु की कम कीमत है और दूसरी वस्तु की ज्यादा कीमत है, तो वो कम कीमत वाली वस्तु को खरीदेगा। अगला चौथा है आपका क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। अब क्या हुआ? किसी वस्तु की, कोई वस्तु है, उसको लेने वाले ज्यादा लोग हैं, उसको लेने वाले ज्यादा लोग हैं, तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि कोई वस्तु है, क्रेताओं की संख्या में कमी आती है, तो उस वस्तु की कीमत घट जाएगी, घटेगी। क्लियर हुआ? लेकिन यह नियम कहीं लागू नहीं होता है, वो जहां नहीं लागू होता है वो सारी चीजें बताएंगे। लास्ट है आपका वस्तु के विभिन्न उपयोग। नंबर 5वां है वस्तु के विभिन्न उपयोग। वस्तु के विभिन्न उपयोग। वस्तु के विभिन्न उपयोग का मतलब है, देखिए, कुछ वस्तु का विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए दूध है और बिजली है। देखिए, दूध यदि सस्ता होगा तो चलो यार खोवा बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं, तो क्या हो गया? कई सारे उपयोग भी हैं। बिजली से हमारे कई सारे काम होते हैं, कूलर, पंखे और हमारा सिस्टम, सारा कुछ, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो इनके क्या होते हैं? दूध के कई सारे प्रोडक्ट हम बनाते हैं, बिजली से कई सारे हम इक्विपमेंट अपने चलाते हैं, तो इनका बहुत सारा उपयोग हो गया। तो वस्तु के विभिन्न उपयोग के कारण भी यहां पर क्या होता है? मांग डिफेक्ट करती है। क्लियर हुआ? तो
तो ये है मांग के नियम के क्रियाशीलता के कारण। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं यहां पे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद कहां कहां ये लागू नहीं होता है मांग का नियम। पहला तो आ गया, मांग के नियम के अपवाद देख लेते हैं। मांग के नियम के अपवाद, पहला अपवाद क्या है समझते जाइएगा, दिख नहीं रहा आपको। मांग के नियम के अपवाद चलिए मांग के नियम के अपवाद जो पहला है, पहला आप देखोगे गिफन वस्तुएं। गिफन वस्तुएं, देखिए गिफन वस्तुएं का मतलब क्या है। मांग के नियम का अपवाद हम ऐसी चीज, ऐसी वस्तुएं या ऐसी कंडीशन जहां पर मांग का नियम फॉलो नहीं करता है, वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो पहला है आपका गिफन वस्तुएं। देखिए गिफन वस्तुएं मतलब घटिया वस्तुएं, ठीक है। घटिया या निम्न स्तर की वस्तुएं में से भी कई ऐसी वस्तुएं होती हैं, यदि उनकी कीमत घटेगी तो मांग भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। याद रखिएगा, घटिया वस्तुओं या निम्न वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी यदि मांग, कीमत क्या हो गई, कीमत घटी, कीमत घटी तो मांग भी घटी, कीमत घटी तो मांग घटी। याद रखिएगा, कीमत घटी तो मांग घटी, किसमें, गिफिन वस्तुओं में। इन घटिया या निम्न स्तर की वस्तुओं में से कुछ गिफिन वस्तुएं दी जाती हैं। गिफिन वस्तु क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर रॉबर्ट गिफिन ने सबसे पहले ऐसी वस्तुओं की व्याख्या की थी। सर रॉबर्ट गिफिन, क्लियर है। सर रॉबर्ट गिफिन ने ऐसी वस्तुओं की व्याख्या की थी, इसलिए इनको नाम दे दिया गया गिफिन वस्तुएं। तो गिफिन वस्तुओं में यह मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है, याद रखिएगा। दूसरा कहां पर नहीं होता है, दूसरा आपका हो जाएगा प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं। नंबर 2 प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं। देखिए प्रतिष्ठामूलक कभी कभी ऐसा होता है अपने शानो शौकत के लिए कुछ लोग फर्नीचर वगैरह या कीमती वस्तुएं जो हैं वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो उनकी कीमत क्या होगी, घटे या बढ़े, तो उनको तो शानो शौकत से मतलब है, कितना भी पैसा खर्चा हो, कितनी भी महंगी हो। तो प्रतिष्ठामूलक ऐसी वस्तुएं जिनसे वो समझते हैं कि हमारी क्या होगी, प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए महंगी महंगी वस्तुएं खरीदेगा। तो प्रतिष्ठा, जैसे मान लीजिए कोई कार है, अच्छी महंगी कार है, अब महंगी कार है, कीमत उसकी क्या हो गई, बढ़ गई, कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। जो क्या होंगे, उसको खरीदना चाहेंगे वो तो खरीदेंगे ही, तो मांग में कोई कमी नहीं आएगी। तो याद रखिएगा प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं जो होती हैं उसमें मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। नंबर 3 है आपका भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका, अब ये क्या है, यहां पर नियम क्यों लागू नहीं होगा। मान लीजिए आपको ऐसी सूचना मिली कि यार जो सोना है वो अगले 3 महीने बाद, अगले 3 महीने बाद और महंगा होगा। अभी क्या है, महंगा है, अगले 3 महीने बाद वो क्या हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा। तो उसकी मांग क्या होगी, और बढ़ेगी। अभी क्या है, अभी मान लीजिए कुछ मूल्य था, मान लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे 30,000 रुपए है, ठीक है, 30,000 रुपए पर 10 ग्राम है। तो इसका क्या हुआ, 30,000 रुपए है, कल आज के दिन कितना है, 3100 हो गया, 3100 हो गया। अब आपको पता चला कि यार 3 महीने बाद और इसका बढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, इसको चलो खरीद लेते हैं। तो यहां पर नियम लागू नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है, यदि वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगी तो मांग की कमी होगी। अब 30,000 से यहां पर 31,000 हो गया, तब भी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, मांग और बढ़ गई। तो मांग कब बढ़ती है, जब भविष्य की कीमत में परिवर्तन की आशंका हो, इसलिए वहां पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है आपका अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं, जहां अनिवार्य वस्तुओं की खरीदारी करनी हो वहां पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता,
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको नमक खरीदना है, तो नमक चाहे जितना महंगा हो जाए या जितना सस्ता हो जाए, नमक तो उतना ही खाएंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं वहां पर मांग का नियम अप्लाई नहीं होता है। अगला है उपभोक्ता की अज्ञानता। उपभोक्ता की अज्ञानता, कभी कभी देखिए क्या होता है, उपभोक्ता को किसी वस्तु की एक्चुअल रेट पता नहीं होता कि वास्तव में इस समय उस वस्तु का मूल्य क्या है, और वो अज्ञानतावश कम रेट की वस्तु को भी अधिक ज्यादा मूल्य प्रदान कर देता है, दे देता है दुकान वाले को, ज्ञान ना होने के कारण। तो यदि वो उसको पता नहीं कि वास्तव में उसका मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य यदि दे आता है तो मांग के नियम का ये अपवाद है, अर्थात वहां मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। अगला है आपका 6 नंबर का फैशन मूलक वस्तुएं। कौन सा दिख रहा है यहां पे, फैशन मूलक वस्तुएं। देखिए फैशन मूलक वस्तुओं का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वस्तु है यदि वो चलन में है, क्या है, चलन में है, तो उसकी कीमत यदि क्या होती है, बढ़ भी जाती है, तो भी लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे, क्योंकि उसका फैशन चल रहा है। और जो फैशन से वस्तु कोई बाहर हो गई है, उस वस्तु की कीमत यदि सस्ती भी है, कम भी है, तो उस वस्तु की मांग जो होगी, डिमांड होगी, वो मार्केट में कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो है फैशन चलन से बाहर हो गई है। क्या हो गई है? चलन से बाहर हो गई है, तो उसको खरीदने वाले बहुत कम मिलेंगे, भले ही वस्तु की कीमत कम हो। और जो चलन में है, फैशन में है, उसकी कीमत चाहे जितनी हो, लोगों को यदि खरीदना है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि वो अभी क्या है, चलन में है। क्लियर हो गया? तो फैशन मूलक वस्तुएं हो गई। अब 7वां है आपका, यानी दिख रहा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 7वां है आपका सट्टा बाजार। क्या है? सट्टा बाजार। अब इसका मैं समझाता हूं। सट्टा बाजार यानी कि शेयर बाजार। सट्टा बाजार में क्या होता है, जिस शेयर, अर्थात जो शेयर है, डिवेंचर्स हैं, उन प्रतिभूतियां हैं, उनकी जितनी ज्यादा कीमत होगी, लोग उतने ज्यादा उसको खरीदेंगे। शेयर में शेयर की कीमत ज्यादा होगी, उस शेयर को खरीदने वाले उतने ही लोग की ज्यादा डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि क्या होता है, जिस कंपनी का शेयर ज्यादा है उसका लाभ उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ज्यादा कीमत वाले शेयर, यदि शेयर बढ़ते हैं, जैसे शेयर क्या होने लगे, बढ़ने लगे, शेयर मार्केट बढ़ने लगा, लोगों को फायदा होने लगा, तो वो क्या करेंगे, और ज्यादा शेयर खरीदेंगे। अगर शेयर मार्केट गिरने लगा तो क्या होगा, शेयर मार्केट गिरने लगा तो लोग क्या करेंगे, अरे अब हमें घाटा लगेगा, इसको खरीदते नहीं है, तो लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो सीधा संबंध हो गया ना, विपरीत संबंध कहां हुआ, सट्टा बाजार में। कीमत बढ़ रही है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, कीमत घट रही है, लोग कम खरीद रहे हैं। तो सट्टा बाजार में भी ये क्या होगा, मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये था आपका मांग का नियम। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मांग की लोच। क्या पढ़ेंगे? मांग की लोच पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मांग को खत्म करते हैं, इसके बाद पूर्ति आएगा। क्या आएगा? पूर्ति, सप्लाई वाला। इसके बाद तुष्टि गुण। बहुत सारी जो आपका यूपी SSSC का जो सिलेबस है, उसी सिलेबस के अनुसार आपको सारी वीडियो क्लासेस मिलेंगे, इसके साथ PDF में मिलेंगी। लेकिन वादा करना है आपको, PDF शेयर नहीं करनी है, जो क्योंकि देखो इतनी सारी मेहनत करके हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए ना। तो जो प्राइम मेंबरशिप है, मेंबरशिप लिए हम लोगों की, वही वीडियो इनको क्लासेस मिलेगी। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।